गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया है। पहले क्वेश्चन इसमें दिया है कि हाल में हीरा सर्राफ बाजार के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हीरा सर्राफा बाजार डायमंड बोर्स, नाम आपको याद रखना है, डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया? को अब मैंने लाइन कर दिया है डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 दिया है भारत, ऑप्शन 2 दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 दिया है चीन, ऑप्शन 4 दिया है सिंगापुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, इसका उद्घाटन किया गया है भारत में। क्वेश्चन में दिया है कि हाल में हीरा सर्राफा बाजार के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हीरा सर्राफा बाजार डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत में कहाँ? तो सूरत में। भारत में किया गया है, सूरत में। अगर आप इसको और नज़रिए से देखें तो डायमंड क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अगर उद्योग क्षेत्र माना जाता है तो सूरत को ही माना जाता है शुरुआत से ही। तो वहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बोर्स का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया है। और वहीं पर एक हवाई अड्डे का भी, इन्होंने दूसरे चैनल का भी यहाँ पर टर्मिनल लॉन्च किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दुनिया के सबसे बड़े हीरा सर्राफा बाजार के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के पहल के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। एक दुनिया के एक मंच पर एक नई पहल को लेकर, एक नए विकसित भारत के को लेकर इसको शुरुआत की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान या इंडियन डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आपका सूरत में ही है। ठीक है, भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान वो भी सूरत में स्थित है। अगर आप इंग्लिश में पूछ ले कि इंडियन डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो भी सूरत में स्थित है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 17 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल शबा के निधन पर देश में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन 1 दिया है आयरलैंड, ऑप्शन 2 दिया है जिम्बाब्वे, ऑप्शन 3 दिया है कुवैत, ऑप्शन 4 दिया है नाइजीरिया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 कुवैत। अभी हाल में जैसे भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद होता है, तो उससे ऊपर कहीं कुवैत कंट्री में, कुवैत देश में एक अमीर शेख का पद होता है। तो हाल में वहाँ के जो अमीर शेख थे नवाब अल अहमद अल जबर अल शबा का निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। तो उन्हीं को सम्मान व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि भारत का जो फॉरेन अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उसी के तहत इसकी घोषणा की गई है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, इसमें अगर आपसे पूछे कि आने वाले समय में जो नए अमीर शेख बनेंगे वहाँ के, तो उनका नाम चर्चे में आया है, उनका नाम रखा जाएगा अमीर शेख मेशाल। नाम आपको याद रखना है, वीज़ा में पूछा जाता है अमीर शेख मेशाल। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाल में कहाँ पर तमिल काशी संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया हुआ है? कहाँ किया है इसके दूसरे चरण का उद्घाटन? तो ऑप्शन 1 दिया है प्रयागराज, ऑप्शन 2 दिया है वाराणसी, ऑप्शन 3 दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 दिया है केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाराणसी। अभी हाल में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है वाराणसी में, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये किया हुआ है वाराणसी के नमो तट पर, नमो तट से।
नमो तट या बोल सकते हैं, या नमो घाट से बोल सकते हैं। वहाँ से इसका उद्घाटन किया हुआ है, और इसी के उद्घाटन के दौरान ही वहाँ से एक ट्रेन भी, रेलगाड़ी को भी वहाँ से हरी झंडी दिखाई है, जिसका नाम रखा जाएगा काशी कन्याकुमारी, काशी कन्याकुमारी संगमम रेलवे। उसी के तहत वहाँ से एक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी लॉन्च किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि काशी कन्याकुमारी जो आपका तमिल संगम रेलवे चलाएगी, वो किन किन शहरों के बीच में चलाई गई है अभी हाल में, और किस मंच के उद्घाटन से उसका हरी झंडी दिखाई गई है। तो उसको शुरुआत की गई है काशी संगम के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए। ठीक है, कि दोनों राज्यों के बीच में, क्योंकि आपका कन्याकुमारी भी एक सांस्कृतिक स्थल माना जाता है। ऐसे ही उत्तर भारत में अगर आप देखें तो वाराणसी काशी को भी एक सांस्कृतिक, एक धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। तो दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है, काशी कन्याकुमारी संगमम रेलवे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। अब देखते हैं आगे। निम्न में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? ऑप्शन 1 दिया है केंद्र सरकार, ऑप्शन 2 दिया है संसद, ऑप्शन 3 दिया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 दिया है राष्ट्रपति। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण की शक्ति, उनके बचाव की शक्ति दी गई है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा संविधान बना, जब इनको शामिल किया गया, जब कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन हम वर्तमान में इनको पढ़ते हैं 6। जो 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार का संरक्षण, उसको समाप्त कर उसको आपका अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसको दी गई है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के तहत अगर शक्ति दी गई है तो अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है। उच्च न्यायालय के तहत शक्ति दी गई है अनुच्छेद 226 के तहत। इसमें भी आपको 2 चीज़ों को याद रखना है कि जो शक्ति ज़्यादा पावर दी गई है इस क्षेत्र में, वो दी गई है आपको उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को इसके क्षेत्र में कम पावर दी गई है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में पावर ज़्यादा दी गई है किसको? उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को इसके मुकाबले कम पावर दी गई है। ठीक है, देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? ऑप्शन 1 दिया है धार्मिक अधिकार, ऑप्शन 2 दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 3 दिया है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन 4 दिया है आर्थिक अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में अभी मैंने बात की है कि हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों को हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला आपका समान संरक्षण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपका तीसरा आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद में आपका चौथा आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका आ जाएगा 5वां अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों के बचाव संरक्षण के लिए अधिकार। फिर आपका 6ठा आ जाएगा जो आपका आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के लिए अधिकार। तो कुल 6 मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं वर्तमान में। तो जो जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है इस स्वतंत्रता के अधिकार के, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, तो उसी में दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। 21 के तहत भी एक पार्ट आता है इसमें निजता का अधिकार। तो इसमें ये बात की गई है निजता का अधिकार, जिसको एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था 2017 के तहत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देख सकते हैं आगे। किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं? तो ऑप्शन 1 दिया है 20 डिग्री आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन 2 दिया है 35 डिग्री आर्द्रता, 35% सॉरी, और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन 3 दिया है 15% आर्द्रता और 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन 4 दिया है 17% आर्द्रता और 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कि 20% आर्द्रता और 60 डिग्री जो सेल्सियस तापक्रम होता है उसमें आपके गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, आर्द्रता परसेंटेज में कम होती है। इस गर्मियों के मौसम में आप अप्रैल मई में बात करें तो उस रेंज में आपका ऐसा ही मौसम देखने को आपको मिलता है। मई जून में अब आप मार्च से लगा लीजिए, मार्च अप्रैल मई, तो 3-4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आपको गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो उस रेंज में आपसे पूछ सकते हैं कि कपड़े किस मौसम में या किस तापक्रम में सबसे जल्दी सूखते हैं, तो उसके लिए आपकी आर्द्रता होनी चाहिए 20%, तापक्रम टेम्परेचर आपका होना चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा हुआ नहीं, इतना टेम्परेचर पड़ता नहीं है, लेकिन अदर कंट्री है तो उनमें देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन 2 दिया है माउंट किलाउ, ऑप्शन 3 दिया है K2 गॉडविन ऑस्टिन और ऑप्शन 4 दिया है माउंट ताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है, जो कि हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है। पूछ सकते हैं कहाँ पर है, हिमालय की काराकोरम श्रेणी में आता है, K2 इसलिए नाम आता है इसका काराकोरम। सबसे पहला शिखर आप जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट है। तो दूसरा इसकी जो ऊंचाई रखी गई है वो 8600 मीटर की रखी गई है। बात करते हैं पहला ऑप्शन माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है। माउंट किलाउ ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पहला तो अक्सर पता ही है सबको, लेकिन विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो भारत में स्थित है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है और 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, देखते हैं आगे। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का क्या महत्व है, कि कोर सेक्टर में हम किन किन मुद्दों पर बात करते हैं सॉरी, जो अर्थव्यवस्था में हम कोर सेक्टर के बारे में किन किन मुद्दों पर बात करते हैं, किन किन फैक्टर को लेकर हम बात की जाती है कोर सेक्टर को लेकर। तो ऑप्शन 1 दिया है कृषि, ऑप्शन 2 दिया है चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन 3 दिया है लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन 4 दिया है आपका रक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 चयनित आधारभूत उद्योग। तो ये चयनित आधारभूत उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, अब इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी भी। ऑप्शन 1 दिया है जैसे इसमें, तो आपको कोयला, कोल, दो दिया है आपका कच्चा तेल, नंबर 3 पे आपका रखा गया है इसमें प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन 4 में इसमें रखा गया है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, ऑप्शन 5 में इसमें रखा गया है उर्वरक। ठीक है, और देख लेते हैं अभी। ऑप्शन 6 में इसमें रखा गया है, नंबर 6 पे आपका रखा गया है इसमें इस्पात, स्टील। ऑप्शन 7 में रखा गया है सीमेंट। ऑप्शन 8 में इसमें रखा गया है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपको रखने हैं याद। तो ये 8 ऐसे कोर सेक्टर है जिनको लेकर हमेशा बात की जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद जो होते हैं, उसके बाद प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। तो 8 ऐसे सेक्टर होती है इकोनॉमिक में जो हमेशा जिन पर महत्व दिया जाता है, तो उनको हम रखा गया है कोर सेक्टर के क्षेत्र में। पूछ सकते हैं कोर सेक्टर में हम किन किन मुद्दों पर बात करते हैं, तो मेनली 8 मुद्दों पर। वे 8 मुद्दे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। ठीक है, देखते हैं आगे।
पौधों को सबसे अधिक जल निकास किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधे पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा जो जल प्राप्त होता है वो किस मिट्टी से होता है? ऑप्शन 1 दिया है बलुई मिट्टी, लोयम मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पाँचसू मिट्टी। पाँचसू मिट्टी मतलब जो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है उसको पाँचसू मिट्टी बोलते हैं। सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 चिकनी मिट्टी को। पौधों को सबसे ज़्यादा जो जल की प्राप्ति होती है वो चिकनी मिट्टी से ही होती है, ठीक है, क्योंकि ये पानी को जल्दी सोख लेती है नीचे। तो अगर इसको थोड़ा सा पानी दे तो एकदम दलदली टाइप की हो जाती है ये। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। सोलाश या सोलावन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दिया है भारत, ऑप्शन 2 दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन 3 दिया है अफ्रीका, ऑप्शन 4 दिया है भूटान। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1। सोलाश या सोलावन भारत में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के जो ढलानी क्षेत्र होते हैं वहीं पर ये चारागाह भी, चारागाह के रूप में भी पाए जाते हैं, एक वनों के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो पूछ सकते हैं कि सोलावन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।